Hello everyone. We are going to start class 6th NCERT Geography chapter 5 Major Domains of the Earth. As you have read in the first chapter, the Earth is the planet which has life. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. हमने फर्स्ट चैप्टर में जैसे कि पढ़ा था कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. ह्यूमन बींग्स इधर इसलिए रह पाते हैं क्योंकि इधर लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स जैसे लैंड वाटर और एयर प्रेजेंट है. जो अर्थ का सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें तीन मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं. सॉलिड पोर्शन जो अर्थ का है जहाँ पर हम रहते हैं या कोई और भी स्पीशीज रहती है उसे लिथोस्फेयर कहा जाता है. और जो गैसियस लेयर हमारी अर्थ को सराउंड कर रही है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस पाई जाती है. वाटर अर्थ का काफ़ी बड़ा एरिया कैरी करता है और इसे हाइड्रोस्फेयर कहा जाता है. वाटर वाले रीजन को हाइड्रोस्फेयर में हर तरह का वाटर आ जाता है जो कि बेशक वाटर आइस की फॉर्म में हो, वाटर की फॉर्म में हो या वाटर वेपर्स की फॉर्म में हो. बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर आपस में इंटरेक्ट करती है और इधर लाइफ की फॉर्म्स होती है. इसमें लाइफ भी होती है बायोस्फीयर में. ग्रीक में एक वर्ड है लिथोस जिसका मीनिंग है स्टोन और एटमॉस का मतलब है वेपर और हुडोर का मीनिंग है वाटर. बायोस का मीनिंग है लाइफ. अब आप ध्यान से देखो तो लिथोस से बन गया है लिथोस्फेयर, एटमॉस से एटमॉस्फेयर, हुडोर से हाइड्रोस्फेयर और बायोस से बायोस्फेयर जिसमें ये तीनों जोन्स लैंड, वाटर और एयर आ जाते हैं जिसमें लाइफ फॉर्म्स भी है. सॉलिड पोर्शन जो अर्थ का होता है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं. इट कंप्राइजेस ऑफ रॉक्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म. इसमें अर्थ की क्रस्ट की रॉक्स आ जाती है और सॉइल की थिन लेयर्स भी आ जाती है जिसमें ऐसे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ surface. The large landmass is known as the continent and the huge water bodies are called ocean basins. अर्थ के सरफेस के दो मेन डिविजन्स हैं. जो बहुत बड़ा लैंड मास है वो सब कॉन्टिनेंट्स हैं और बाकी सब वाटर बॉडीज उन्हें ओशन बेसिन्स कहा जाता है जो बहुत बड़ी बड़ी है. जो ये सब ओशंस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. नीचे एक मैप है उसमें आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो. सभी लैंड मास कनेक्टेड नहीं है और जो लेवल है पूरी अर्थ पे सी वाटर का वो हमेशा हर जगह सेम रहता है. तो हमेशा जो लैंड की ऊंचाई होती है वो सी लेवल से ही देखी जाती है जिसे हमेशा जीरो माना जाता है लेवल ऑफ सी को. ये वो मैप है जिसके ऊपर बात हो रही थी. जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट. 8,848 मीटर्स अबव है ये सी लेवल से जिसे हम जीरो मानते हैं. और जो सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ है मतलब आज तक समुद्र के सबसे नीचे किस जगह तक हम जा चुके हैं या पूरी अर्थ पे जो रिकॉर्डेड सबसे ज़्यादा बड़ी डेप्थ है वो है 11,022 मीटर्स की मरियाना ट्रेंच में जो कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है. तो हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट जो अर्थ पे है उससे भी ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट है सी में. डू यू नो एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड के थे और टेंजिंग नोर्गे शेरपा ये पहले लोग थे जो कि माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक पर पहुंचे थे 29 में 1953 को. और जंको तबई ये जापान से है. ये फर्स्ट वुमेन थी जो कि ये इसके ऊपर की समिट पे मतलब जो जहाँ लोग बैठते हैं उधर पहुंची थी मई 16 में 1975 को. और जो सबसे पहली इंडियन वुमेन थी जो इस पीक पर पहुंची थी वो थी बछेंद्री पाल. 23 में 1984 को ये पहुंची थी इसके पीक पे चढ़ाई करके. कॉन्टिनेंट्स 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स होते हैं जो कि लार्ज वाटर बॉडी से सेपरेटेड है. ये कॉन्टिनेंट्स है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका. अगर हम मैप में ध्यान से देखेंगे तो जो लैंड का मेजर पोर्शन है ना वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. देखो ये रहा इक्वेटर लाइन. अब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही मेजोरिटी है लैंड की. एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. ये अर्थ के टोटल लैंड एरिया का 1/3 कवर कर लेता है और ये कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया में से पास करती है. एशिया यूरोप से सेपरेटेड है यूरल माउंटेन से जो कि वेस्ट की तरफ है. और जो कंबाइंड लैंड मास है यूरोप और एशिया का इसे यूरेशिया कहा जाता है. यूरोप एशिया से छोटा है
और ये कॉन्टिनेंट एशिया के वेस्ट में लाई करता है। आर्कटिक सर्कल यूरोप में से पास करता है और यूरोप 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। एशिया के बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। इक्वेटर मतलब 0 डिग्री का जो लैटिट्यूड था इक्वेटर, वो अफ्रीका के लगभग मिडल से ही पास करता है। और अफ्रीका का मेजॉरिटी पार्ट लैंड मास का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर हम ऊपर जो मैप था उसमें ध्यान से देखें तो ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों इंपॉर्टेंट लाइंस पास कर रही है। सारा डिजर्ट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है वो अफ्रीका में ही है। ये कॉन्टिनेंट हर साइड से ओशंस और सीज से घिरा हुआ है और वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मतलब सबसे लंबी रिवर नाइल अफ्रीका से ही फ्लो करती है। नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका के बाद थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब एशिया फिर अफ्रीका फिर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से लिंक्ड है एक बहुत छोटी लैंड स्ट्रिप से, मतलब स्ट्रिप ऑफ लैंड से, जिसे हम इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। द कंटिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये कम्प्लीटली नॉर्थ और वेस्ट हेमिस्फेयर में लाई करता है और 3 ओशियंस इसको सराउंड करते हैं, पैसिफिक, आर्कटिक और अटलांटिक। देखो इस्थमस इधर बताया हुआ है कि एक छोटी सी लैंड स्ट्रिप होती है जो कि 2 लैंड मासेस को ज्वाइन करती है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन कर रही है इस्थमस ऑफ पनामा। सिमिलरली इंडिया और देखो स्ट्रेट जो होती है, स्ट्रेट एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है, मतलब पतला सा पैसेज जहाँ से पानी जाता है जो कि 2 बहुत बड़ी वाटर बॉडीज को जैसे सीज और ओशंस हो गया उनको कनेक्ट करता है। ऐसी एक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी लाई करती है, पार्क स्ट्रेट जिसे कहते हैं। साउथ अमेरिका कम्प्लीटली वेस्ट साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है और साउथ साउथ अमेरिका को हमें बताना है कि कौन से 2 ओशंस कवर कर रहे हैं ईस्ट और वेस्ट साइड से। अब मैप में देख के बताओ अभी। देखो ये नॉर्थ अमेरिका को तो कवर कर रहे हैं पैसिफिक ओशन इस साइड से, अटलांटिक ओशन और ऊपर से आर्कटिक ओशन। साउथ अमेरिका को कवर कर रहे हैं ईस्ट और वेस्ट साइड से पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। सिमिलरली ये देखो आप इधर भी वेरीफाई कर सकते हो जो ऊपर एक बात कही थी कि साउथ ये जो अफ्रीका है इसमें से तीनों की तीनों लाइंस जा रही है इक्वेटर, इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है वो नाइल रिवर। साउथ अमेरिका की बात हो रही थी। साउथ अमेरिका के बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है कि एंडेस जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में साउथ अमेरिका में ही है। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है जो कि है अमेजोन रिवर। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो कि कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है और ये हर साइड से, मतलब अपनी हर साइड से ओशियंस और सीज से घिरा हुआ है, इसलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अंटार्कटिका कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है और बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है ये भी। साउथ पोल लगभग इसके सेंटर में ही लाई करता है। क्योंकि ये साउथ पोलर रीजन में लोकेटेड है तो इसमें हमेशा आइस शीट्स मतलब बर्फ रहती है, थिक आइस शीट्स से ये पूरा कवर्ड है। इधर कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। काफ़ी कंट्रीज़ की रिसर्च स्टेशंस जरूर है अंटार्कटिका में। इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशन है इधर जिनका नाम है मैत्री और भारती। अभी हमने सब लिथोस्फेयर का पढ़ा था लैंड मास। अब हाइड्रोस्फेयर जो अर्थ है इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका 71% एरिया वाटर से कवर्ड है और 29% लैंड से कवर्ड है। हाइड्रोस्फेयर में वाटर हर फॉर्म का जितनी भी फॉर्म का वाटर है वो सब हाइड्रोस्फेयर में आ जाता है। जो भी रनिंग वाटर ओशंस में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, आइस जो कि ग्लेशियर्स में है वो भी, अंडरग्राउंड वाटर भी, एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स भी, सब कुछ हाइड्रोस्फेयर में ही आ जाता है। 97% जो भी अर्थ का पानी है वो ओशंस में होता है और वो
बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, ह्यूमन यूज़ के लिए सही नहीं है वो इतना भी। और जो बहुत सारा बड़ा पोर्शन है वाटर का, वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स की फॉर्म में है या फिर ग्राउंड के नीचे है। आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में बहुत ज़्यादा है, और ग्राउंड के नीचे एक छोटी परसेंटेज है पानी की, जो भी फ्रेश वाटर की तरह ह्यूमन यूज़ कर सकता है। देखो ये बताया हुआ है कि ओशियंस में लगभग 97.5% पानी आ जाता है। इसलिए अर्थ बेशक ब्लू प्लेनेट है, फिर भी हम शॉर्टेज ऑफ वाटर एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि ये जो ओशंस का 97.5% है, इसे यूज़ कैसे करेंगे। देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ये आपको फिगर में एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको सिर्फ इसकी हेल्प से अच्छे से समझ लेना है कि जो साइज है कॉन्टिनेंट्स का, वो एक दूसरे से क्या रिलेशन रखते हैं। सपोज इधर साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का साइज अगर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 अगर साउथ अमेरिका का साइज 18 बॉक्सेस का है, तो ऑस्ट्रेलिया का साइज तो सिर्फ 1 2 3 4 5 8 बॉक्सेस का है। तो साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से 10 बॉक्सेस साइज ज्यादा रखता है। तो ये आपको एक अच्छा सा आइडिया दे रहा है, ये जो फिगर दिया हुआ है, कि कौन से कॉन्टिनेंट का साइज रफली कितना ज्यादा है किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से। दो एक्टिविटीज भी दी हुई है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बताना है जो कि है एशिया, और बताना है यूरोप बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर होगा यूरोप। ओशंस जो है वो मेजर पार्ट बना रहे हैं हाइड्रोस्फेयर का, और सभी ओशंस इंटरकनेक्टेड है। ओशन वाटर हमेशा मूव करता रहता है, ऑलवेज मूविंग। वो जो थ्री चीफ मूवमेंट्स है ओशन वाटर्स की, वो है वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। थोड़ा आगे जाके आप इन तीनों मूवमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, इस चैप्टर में तो नहीं। वो जो पांच मेजर ओशंस हैं वो है पैसिफिक ओशन, उसके बाद अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, ये सदर्न ओशन, और फिर आर्कटिक ओशन। ये इनके साइज के अकॉर्डिंग बताइए, सबसे बड़ा है पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर साउदर्न, फिर आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट ओशन है, और ये अर्थ का 1/3 एरिया ले लेता है। जो मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो पैसिफिक ओशन में ही लाई करता है। पैसिफिक ओशन लगभग सर्कुलर है शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसको सराउंड कर लेते हैं। अटलांटिक ओशन ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। ये एस शेप्ड है, एस शेप्ड। और नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसको वेस्टर्न साइड से घेरते हैं, और यूरोप और अफ्रीका ईस्टर्न साइड से। अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है ना, वो काफी इंडेंटेड है। मतलब इंडेंटेड मतलब जिगजैग लाइन सी इरेगुलर शेप जो होती है ना, दांत टाइप की। तो ये देखो, ये दिखाया हुआ है कि इंडेंटेड कोस्ट लाइन इस तरह की होती है, इंडेंटेड कोस्ट लाइन। और क्योंकि ये इरेगुलर सी इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, तो ये काफी आइडियल लोकेशन दे देती है नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स बनाने के लिए। नेचुरल हार्बर्स, पोर्ट्स, ये उस तरह की जगह होती है जहाँ पे शिप्स वगैरह पार्क किए जाते हैं। ट्रेड के लिए काफी हेल्पफुल होती है हार्बर्स, पोर्ट्स वगैरह। कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ट्रेड, बिजनेस, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से अटलांटिक ओशन बिजिएस्ट ओशन है। इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जो कि एक कंट्री के नाम पे रखा गया है, जिसका नाम वो है इंडिया। इंडिया के नाम पे है इंडियन ओशन, और इसकी शेप लगभग ट्रायंगुलर ही है। नॉर्थ में ये एशिया से घिरा हुआ है, वेस्ट में अफ्रीका से, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। साउदर्न ओशन एंटार्क्टिका का जो कॉन्टिनेंट है, इसको एनसर्कल कर देता है, मतलब एक सर्कल में घेर लेता है। और उसके बाद भी ये नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड की तरफ एक्सटेंड लेता है, ये मतलब थोड़ा बढ़ता है। और आर्कटिक ओशन जो है, ये आर्कटिक सर्कल में ही लोकेटेड है, और नॉर्थ पोल को आर्कटिक ओशन घेरता है। पैसिफिक ओशन से ये एक छोटी सी स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर, जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है, उसकी हेल्प से कनेक्टेड है। और आर्कटिक ओशन नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया की नॉर्दर्न कोस्ट से थोड़ा सा लिंक्ड है। अभी हम पढ़ चुके हैं लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, अब हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर। अर्थ एक लेयर ऑफ गैस से भरी सराउंडेड है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और जो थिन ब्लैंकेट है एयर का, ये एक इंटेग्रल पार्ट है अपने प्लेनेट का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है। मतलब काफ़ी इसकी नीड है अपने को। ये एटमॉस्फेयर से एयर मिलता है, जिससे हम
ब्रीदिंग हमारी पॉसिबल है और लाइफ भी पॉसिबल है, और ये हमें सन रेज के हार्मफुल इफेक्ट से भी बचाता है। एटमॉस्फेयर अर्थ की हाइट से लगभग 16 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंड है। मतलब जहां आप हो उससे भी ऊपर 16 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर का ही एक्सटेंड है। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जो कि डिवीजन उनकी कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किया गया है। अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती हुई ये लेयर ट्रोपोस्फेयर आ जाता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये आपको इस फिगर में भी दिखाया हुआ है, पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जो कि लगभग 99% क्लीन ड्राई एयर बनाता है। नाइट्रोजन तो है 78% और ऑक्सीजन 21%, और दूसरी गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब बाकी की गैसेस 1% ही ले रही है। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ, while नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन तो हमारी ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि काफ़ी कम अमाउंट में है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है जो भी अर्थ रेडिएट करता है, इसीलिए ये प्लेनेट को वार्म रखती है। ये ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी हाइट के साथ वेरी करती है। मैक्सिमम है एटमॉस्फेयर की डेंसिटी सी लेवल, मतलब लेवल 0 जिसको हमने माना है, और ये जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाती है। हमें पता ही है क्लाइंबर्स जो होते हैं ये ऊपर जाते जाते हैं जैसे जैसे, तो इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आने लगती है क्योंकि वहाँ पे एयर की डेंसिटी कम हो चुकी है। इसलिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी अपने साथ रखने पड़ते हैं ताकि वो हाई एल्टीट्यूड्स, मतलब ऊंचाइयों पर जाके अच्छे से ब्रीथ कर सके। टेम्परेचर भी घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं। अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता चलेगा। एटमॉस्फेयर जो होता है ये अर्थ पे प्रेशर लगाता है। प्रेशर प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कुछ एरियाज को ज़्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस होता है तो कुछ एरियाज को कम प्रेशर। जो एयर है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और मूविंग एयर को ही हम विंड कहते हैं। बायोस्फेयर द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फेयर वो नैरो जोन है, कंटेक्ट में है जो कि एक दूसरे से लैंड, वाटर और एयर का। इसी जोन में लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। देयर आर सेवरल species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। बायोस्फेयर में काफ़ी स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि साइज में वेरी करती है। माइक्रोब्स भी है, बैक्टीरिया भी है, तो बड़े बड़े मैमल्स भी है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एक दूसरे से लिंक्ड ही है, और बायोस्फेयर से भी लिंक्ड है अपने सर्वाइवल के लिए। ऑर्गेनिजम्स जो भी बायोस्फेयर में है इन्हें हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। The three domains of Earth interact with each other and affect each other in some way or other। जो तीन डोमेन्स है अर्थ की, ये हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है किसी ना किसी तरीके से, और हमारी लाइफ को भी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेस्ट को कट करते हैं अपनी नीड्स के लिए, अपने वुड की नीड के लिए, या फिर लैंड को हम खाली कराते चलते हैं, काटते हैं, कुछ भी नुकसान करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो इसके कारण जो सॉइल होती है स्लोप से वो जल्दी जल्दी झड़ती है। मतलब स्लोप्स मतलब पहाड़ या पर्वत जगह की जगह हो गई, वहाँ पे सॉइल झड़ने लगती है, जल्दी हटती है वहाँ से सॉइल, तो हमें ही नुकसान होता है उसका भी। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक। सिमिलरली अर्थ का सरफेस भी चेंज हो सकता है नेचुरल कैलामिटीज जैसे अर्थ के सर वो अर्थक्वेक के कारण। एग्जाम्पल के तौर पे लैंड की सबमर्जेंस, मतलब डूब भी जाता है लैंड जब सुनामी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं इंडिया के, ये पानी में ही डूब गए थे लास्ट सुनामी में। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उन्हें जब लेक्स और रिवर्स में डाला जाता है तो वो पानी खराब हो जाता है और ह्यूमन यूज के लिए सही नहीं रहता, और ये दूसरी लाइफ फॉर्म्स को भी डैमेज करता है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रीज से जो भी धुआं आता है या कुछ भी एमिशंस होता है, थर्मल पावर प्लांट से भी होता है, व्हीकल्स से भी होता है, इनसे
अपना एयर पोल्यूट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, लेकिन इसमें जब बढ़ोतरी होने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज भी हो जाता है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम जो ये रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ना अर्थ से, इनको थोड़ा लिमिट कर दे, ताकि नेचर में एक बैलेंस रह सके लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बीच। ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आपको एक बार ये फिगर जो दी हुई है ना इधर इमेज, इस वाली इमेज की हेल्प से आप इजीली समझ सकते हो। जैसे ये इसमें दिखाया हुआ है, ये है एटमॉस्फेयर, ये सब गैसेस गैसेस वाला एरिया, हाइड्रोस्फेयर ये पानी वाला एरिया, लिथोस्फेयर ये सब लैंड वाला एरिया। अब जब हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर थोड़ा कंटेक्ट करते हैं, तो लाइफ फॉर्म जो पॉसिबल इनके कारण हो पाती है, वो सब आ जाता है बायोस्फेयर में। तो अब आपका चैप्टर पूरी तरह खत्म हो चुका है। सिमिलर वे में आपको पूरी क्लास 6 की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी।